Good morning students. Welcome in today's session of Business Studies class. In this session we are going to discuss the next chapter of Unit 2, that is Company Organization. What is company? A company is an artificial person created by law. It is a voluntary association of individuals for earning profits. Many persons jointly invest capital in a company and therefore it is also called a joint stock company. Its capital is divided into transferable shares, which means that its shares can be generally bought and sold. Liability of its members is limited. Till now in India, the incorporation of companies is done under the Indian Companies Act 1956. But now Companies Act 2013 has been came into existence. This is the complete meaning of कंपनी. बच्चे कंपनी का मीनिंग आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कंपनी है क्या. कंपनी एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका बर्थ किससे हो रहा है, लॉ से हो रहा है, और एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है. लोग अपनी मर्जी से कंपनी के शेयर सेल और परचेज करते हैं और उसके मेंबर बन जाते हैं, और अगर वो मेंबर नहीं रहना चाहते तो उस कंपनी के शेयर सेल कर देते हैं. वॉलेंट्री एसोसिएशन है. जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द कंपनी, यानी कि जितने अमाउंट के शेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं उस अमाउंट तक ही उनकी लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है. कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो परमानेंट रहता है. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. कंपनी ऑलवेज चलती रहती है. क्यों? क्योंकि कंपनी का बर्थ किससे होता है, लॉ से होता है, और कंपनी का डिसोल्यूशन यानी कि कंपनी का जो वाइंड अप का प्रोसीजर है वो भी किससे होता है, लॉ से होता है. कम टू द वेरियस फीचर्स ऑफ द कंपनी. अब बेटा हम इन फीचर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो कंसेप्ट है यानी कि कंपनी का मीनिंग है वो और भी क्लियर हो जाएगा. वेरी फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस. कंपनी जो है वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है पर्संस की, और कोई भी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कंपनी को क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो 2 होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स 7 होने चाहिए. यानी अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो आपको मिनिमम मेंबर्स कितने लेने होंगे, 2, और मैक्सिमम होने चाहिए उसमें 200. और अगर आपको पब्लिक कंपनी क्रिएट करनी है तो मिनिमम मेंबर्स जो है उसमें 7 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है. ठीक है, तो ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है. कोई भी 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स मिलकर क्या बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं. कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है लॉ के अंडर. कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो है वो कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड. बहुत पहले जब कंपनीज एक्ट 2013 इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था तो अब तक कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड होती थी 1956 एक्ट के अंडर. कंपनीज एक्ट 1956 इम्प्लीमेंट हमारे इंडिया में किया जाता था, बट एट प्रेजेंट 2013 एक्ट के अंडर कंपनीज को क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. ठीक है, जैसे कि हम सभी पर्सन्स हैं, हमारा जो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. क्यों है ऐसा? क्योंकि कंपनी का बर्थ जो है वो लॉ से हुआ है, इसीलिए कंपनी एक इनविजिबल इंडिविजुअल है. इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि इसकी कोई बॉडी नहीं है, इसकी कोई सोल नहीं है. ठीक है, या ना तो शरीर है इसका और ना ही आत्मा है. ठीक है, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक इनविजिबल इंडिविजुअल है. ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका बर्थ क्या हुआ है, एक लॉ से हुआ है. अब कंपनी का क्या होता है, नेम होता है. जैसे हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी के नेम से ही हमारी क्या है, आइडेंटिटी है. ठीक है,
तो सेम उसी तरह से कंपनी का भी एक नेम होता है और कंपनी की आइडेंटिटी उसी नेम से ही होती है। तो इसीलिए हम कंपनी को कौन सा पर्सन कहते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं। जिस तरह से हम अपने नेम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, सेम उसी तरह से कंपनी भी अपने नेम से ही कोई भी ट्रांजैक्शन करती है। अपने नेम से वो एसेट परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है। कंपनी के नेम से ही कंपनी के शेयर्स सेल किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी अपने नेम से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट सेल परचेज कर सकती है। इसीलिए हम कंपनी को क्या कहते हैं, वो कौन सी पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल क्यों है, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि इसका ये इनविजिबल इंडिविजुअल है, इसीलिए आर्टिफिशियल है। ठीक है, इसकी बॉडी नहीं है, इसका सोल नहीं है। और लीगल इसीलिए है क्योंकि इसका बर्थ किससे हुआ है, लॉ से हुआ है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। इस पॉइंट को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि कंपनी का एक अलग से पहचान होती है, अलग अलग से उसका अस्तित्व होता है। कंपनी अपने नेम से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकती है, सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस कर सकती है। कंपनी अपने नेम से किसी दूसरी फर्म पर, किसी दूसरे बिजनेसमैन पर, किसी दूसरी कंपनी पर, किसी दूसरे इंडिविजुअल पर केस फाइल कर सकती है। कोई दूसरा इंडिविजुअल, कोई फर्म, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी पर केस फाइल कर सकता है, यानी कि कंपनी की क्या है, अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट इज प्रीपेंचुअल सक्सेशन। प्रीपेंचुअल सक्सेशन में बच्चे ये रहता है कि कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, कंपनी की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो ऑलवेज रहती है। ठीक है, कंपनी का बर्थ होता है लॉ से, इसका जो वाइंड अप होता है वो भी लॉ से होता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी मर्जी से इसे स्टार्ट भी नहीं कर सकते और अपनी मर्जी से इसे वाइंड अप भी नहीं कर सकते। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर्स। मेंबर्स आते रहते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स कंपनी में आते रहते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी छोड़कर चले भी जाते हैं। किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कंपनी एज इट इज चलती रहती है। ठीक है, इसका बर्थ किससे हुआ है, लॉ से हुआ है। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, कंपनी जो है वो एज इट इज चलती रहेगी। कुछ मेंबर्स चले गए, कुछ मेंबर्स आ गए, कोई मेंबर की डेथ हो गई, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, इन सब बातों का इस कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसकी वर्किंग एज इट इज चलती रहती है। ठीक है, प्रीवियस में हमने जितने भी बिजनेस रीड किए, सोल ट्रेड रीड किया, पार्टनरशिप रीड किया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रीड किया, ठीक है, उन सब में क्या था कि अगर किसी पर्सन की कोई डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके इम्पैक्ट को बिजनेस को भी फेस करना पड़ता है। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा कोई भी फीचर नहीं रहेगा कि किसी बिजनेसमैन के, यानी कि किसी शेयर होल्डर के छोड़कर चले जाने से कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ये इसका सबसे बड़ा मेरिट भी है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर्स कंपनीज के शेयर परचेज करते हैं, जितने अमाउंट तक के शेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं, तो उनकी लायबिलिटी, एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर की लायबिलिटी उसी अमाउंट तक होती है। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी के 1000 रुपीज़ के शेयर परचेज किए हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वो उस कंपनी की, वो कितने अमाउंट तक है, 1000 रुपीज़ तक है। आपने 1000 से ऊपर एक भी रुपया कंपनी को पे नहीं करना, चाहे कंपनी को कितने भी हैवी लॉसेस क्यों ना हो जाएं। नेक्स्ट इज कॉमन सील, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, और आपके लिए नई टर्म है कि क्या है कॉमन सील। देखो, हमने जैसा कि ऊपर डिस्कस किया कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, अब जितने भी पर्सन्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। अब कंपनी तो क्या है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन सिग्नेचर कैसे पुट करेगा, वो अपने सिग्नेचर पुट नहीं कर सकता, तो उसके सिग्नेचर के प्लेस पर एक जो है सील जो है वो प्रिपेयर की गई, दैट इज कॉमन सील। वो एक कॉमन सील है, ठीक है, यानी कि एक स्टैंप है जो कंपनी के नेम से बनाई गई है, उस पर कंपनी का नेम राइट किया जाता है। ठीक है, एक स्टैंप है, उस पर कंपनी का नेम राइट किया हुआ है, और उस स्टैंप को जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो पुट किया जाएगा, तभी वो डॉक्यूमेंट लीगल बनेगा। उस कंपनी की तरफ से वो डॉक्यूमेंट साइन किया जा रहा है, यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है।
अब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सिग्नेचर करवाना है आपको कम ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, तो कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती, कंपनी के बिहाफ पर क्या उसके ऊपर पुट की जाएगी, कॉमन सील यानी कि एक स्टैम्प पुट की जाएगी, और वो स्टैम्प बिल्कुल सही लगी है, उसके ऊपर दो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे विटनेस की फॉर्म में, एट लीस्ट 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, लीगल है। उस डॉक्यूमेंट को लीगली डॉक्यूमेंट की शेप देने के लिए हम उसके ऊपर क्या पुट कर देते हैं, कॉमन सील पुट कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इसी कंपनी का है, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन ने अपने एक तरह से सिग्नेचर पुट कर दिए हैं, किस फॉर्म में, आर्टिफिशियल फॉर्म में, क्योंकि जो सील है, जो स्टैम्प है, वो भी तो क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। और अब उसको विटनेस देने के लिए कि ये जो सब काम हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल लीगल है, तो उसके ऊपर 2 ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, विटनेस की फॉर्म में अपने सिग्नेचर करते हैं। आई थिंक आपको बेटा यहाँ तक सभी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी हमारी पब्लिक कंपनीज हैं उनमें शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की क्या होती है, फैसिलिटी होती है। अगर आप अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को सेल करना चाहते हैं, वो पर्सन कैसे कैरेक्टर का है, किस नेचर का है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी को उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। आप किसी भी पर्सन को, चाहे वो किसी रिलीजन का है, किसी कास्ट का है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, वो अच्छे कैरेक्टर का है या नहीं है, ठीक है, अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि अपना शेयर सेल कर सकते हो। वो माइनर है, वो मेजर है, इट डजेंट मैटर। आप अपना शेयर बिना कंपनी से परमिशन लिए किसी भी पर्सन को सेल कर सकते हो, ठीक है। इतनी ओपन आपको यहाँ पर जो है वो फ्रीडम मिली हुई है इस बिजनेस के अंदर, जो कि किसी और बिजनेस में आपको नहीं मिलती है, ठीक है। पार्टनरशिप में आप तभी अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे पार्टनर को, ठीक है, जब बाकी के पार्टनर्स यानी कि एग्री हो। वहाँ होता क्या है रियल में कि आप अपना शेयर छोड़ रहे हो और आपके बिहाफ पर कोई न्यू पार्टनर वहाँ पर एज ए न्यू पार्टनर एंटर करेगा, आप अपना शेयर नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। आप जो है अपना ट्रांसफ़र की वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं होती है। मतलब ये है कि आप अपना शेयर छोड़ रहे हो और आपका शेयर कोई दूसरा पार्टनर लेकर बिजनेस में एंटर कर रहा है, वहाँ ये सिस्टम होता है। और वो भी कब होता है, जब रिमेनिंग पार्टनर्स इस बात के लिए एग्री होते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी पर्सन अपने शेयर किसी भी पर्सन को सेल कर सकता है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। यानी कि जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स कौन होते हैं, कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स। आपने यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। 2 बातें आप हमेशा याद रखोगे। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं। अब जो रियल ओनर्स हैं वो कौन है, शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स वर्ल्ड के कोने कोने में फैले होते हैं। उन्होंने जितने भी अमाउंट के शेयर्स परचेज किए हैं वो सिर्फ उनके ऊपर प्रॉफिट लेते हैं, डिविडेंड लेते हैं, ठीक है। बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, मैनेज करना, बिजनेस में क्या हो रहा है, कंपनी की सारी एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर वो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर शेयर होल्डर्स ने अपनी मनी तो इन्वेस्ट कर दी और वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो कौन करेगा सारा काम, कंपनी के सारे सॉल्यूशंस कौन करेगा, कौन हैंडल आउट करेगा सारी सिचुएशंस को, वो करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो सिर्फ मनी लगाते हैं, यानी कि ओनर्स अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उस मनी को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है वो सोचता कौन है, उसके लिए सब प्लानिंग करना, डे टू डे ऑपरेशंस को देखने का काम कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि ओनरशिप अलग लोगों की होती है और मैनेजमेंट अलग लोगों का होता है। ओनरशिप किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की। मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द लास्ट फीचर इज रिस्क बियरिंग। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि बिजनेस में रिस्क तो देखो रहता ही है, ठीक है, चाहे आप सोल ट्रेड कर लो, चाहे आप पार्टनरशिप कर लो, सभी तरह के बिजनेस में क्या रहता है, रिस्क रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि सोल ट्रेड अगर हम करते हैं तो सारा का सारा रिस्क किसके ऊपर रहता है, सिंगल ऑनर के ऊपर रहता है। पार्टनरशिप करते हैं तो जितने पार्टनर हैं
5, 6, 7 जितने भी पार्टनर्स हैं, सारा का सारा रिस्क उन्हें ही बियर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी के अंदर, एक पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड लोग मेंबर बन सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी में 200 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। तो रिस्क जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जब बहुत सारे लोग मेंबर्स होते हैं तो रिस्क क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो रिस्क कम हो जाता है। तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस एक सेफेस्ट बिजनेस माना जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द कंपनी। इन फीचर्स को आपने बहुत अच्छे से करना है, और ये फीचर्स आपको अगर समझ आ जाते हैं बेटा, तो ही आप ये सोचोगे कि आपको कंपनी का मीनिंग समझ आ गया है कि रियल में कंपनी होती क्या है। थोड़ा सा मैं इसको कंपाइल करती हूँ कि रियल में कंपनी वो कंपनी होती है जो जिसमें सबसे कम रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि ये वो जो है बहुत सारे लोग मिलकर उसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उसके। अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो लॉस मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उन मेंबर्स को भी कितना लॉस कंपनसेट करना है, जितना उन्होंने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। यानी कि उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी कि उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी जो भी कुछ करती है अपने नेम से करती है। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर्स अपने शेयर दूसरे किसी पर्सन को, ठीक है, सेल परचेज कभी भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो कंपनी बिजनेस जो है वो अदर बिजनेस के कंपैरिजन में सबसे सेफेस्ट बिजनेस माना जाता है। Now come to the merits of the company. First one is limited liability. Liability क्या रहती है, limited up to the extent of capital invested by each and every shareholder. शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी होती है, आप कभी भी किसी को भी अपना शेयर सेल कर सकते हो, कोई बाउंडेशन कंपनी की तरफ से आपको नहीं होती है। कॉन्टिन्यूटी अभी हमने पढ़ा। प्रीपेंचुअल सक्सेशन, कोई मेंबर किसी की डेथ हो रही है, कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, उस बात का कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कंपनी एज इट इज चलती रहती है। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब देखो कंपनी जो है, कंपनी ही क्यों, कोई भी बिजनेस ग्रो कब करता है, एक्सपेंड हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं, बहुत अच्छी कैपिटल होती है, और कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड लोग मेंबर्स बन सकते हैं। अब जितने ज़्यादा लोग कंपनी के मेंबर होंगे तो कंपनी के पास फंड्स भी क्या होंगे, उतने ही लार्ज होंगे। लार्ज फंड्स होने पर, यूज कैपिटल अमाउंट होने पर लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होगा। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो रीजनेबल प्राइसेस पर हम गुड्स अपने कंज्यूमर्स को सप्लाई कर पाएंगे, जिससे ऑटोमेटिक हमारे बिजनेस का ग्रोथ होगा, हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस को एक्सपेंड ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी लेवल पर हमारा जो बिजनेस का जो ग्रो और एक्सपेंशन का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। लास्ट वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब फीचर्स में हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, वो सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय होते हैं, और हम जिस एम्प्लॉय को पर्टिकुलर अपॉइंट करना चाहते हैं, हम पहले ही देख लेते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में उससे क्या काम लेना है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे अपॉइंट करते हैं। यानी कि जब एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है तो उस टाइम ये देखा जाता है कि उनसे हमने क्या काम लेना है। तो ऑटोमेटिक जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल्स के हाथों में होता है, एक्सपर्ट्स के हाथों में होता है, और बेस्ट आउटपुट आती है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस। क्योंकि अगर पार्टनरशिप को देखें, सोल ट्रेड को देखें, तो वहाँ पर पार्टनर्स और सोल ट्रेडर्स खुद सारा काम को मैनेज करते हैं। अब सभी पर्सन्स में सभी क्वालिटीज़ हों ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट नहीं रहता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 4 और 5 पार्टनर्स हैं और किसी एक काम में उनमें से कोई भी पार्टनर एक्सपर्ट नहीं है, तो वो काम बिजनेस में अच्छे से नहीं हो पाता है।
सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर को कोई 2 और 3 एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म करनी नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ कोशिश करके उनको परफॉर्म कर रहा है, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिक एज कंपेयर टू कंपनी जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे। और यहाँ पर सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय अपॉइंट करने हैं, तो जिस काम के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए हम उस एम्प्लॉय में पहले से ये जज करते हैं कि वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो क्या रहता है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। दैट्स ऑल अबाउट द मेरिट्स ऑफ द कंपनी। come to the limitations of the company. First one is difficulty in formation. Very important point। देखो, जब हमने कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है तो बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अगर प्रॉपर होते हैं तभी कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है हमारी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू करता है, और तभी हम बिजनेस शुरू कर पाते हैं। और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं जो कि इजी नहीं होते हैं, उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। एक्सपर्ट्स भी बहुत टाइम लगाकर उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मेशन इजी नहीं है। लीगल हैसल्स बहुत सारे इस फॉर्मेशन में आते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। बिजनेस में सीक्रेसी बिल्कुल नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एवरी क्वार्टर के बाद हर कंपनी को अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, अकाउंट्स रिपोर्ट्स हैं, उन्हें पब्लिश करना होता है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर डालना होता है, ताकि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं और वो उनके अकाउंट्स की बुक्स को चेक कर सकें। क्योंकि ऑनरशिप और मैनेजमेंट क्या होती है, दोनों अलग अलग। जिन लोगों का पैसा लगा है वो पैसा सही काम में यूज़ हो भी रहा है या नहीं, यानी कि उस पैसे से प्रॉफिट अर्न किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ईच एंड एवरी बुक ऑफ अकाउंट शो टू द शेयर होल्डर्स। सभी बुक्स हम शेयर होल्डर्स को ओपनली शो करते हैं, पूरी स्टेटमेंट्स उनके साथ डिस्कस होती हैं एनुअल जनरल मीटिंग्स में, तो इसीलिए यहाँ पर कोई सीक्रेसी नहीं रहती है। लैक ऑफ मोटिवेशन। ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं, यानी कि मैनेजर्स कौन है यहाँ पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारा काम करते हैं, जबकि वो सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके अपने फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मोटिवेशन का जो लेवल है वो बिल्कुल लो रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सोचते हैं कि हम तो क्या हैं, सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। रियल ऑनर्स तो कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, जिनका खुद का पैसा बिजनेस में लगा होता है, वो बिजनेस के लिए ज़्यादा मोटिवेशन लेवल रखते हैं बजाय कि सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज़ के। नेक्स्ट इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का यहाँ पर पूरा कंट्रोल रहता है। सबसे फर्स्ट कंट्रोल कहाँ रहता है, इसके फॉर्मेशन में। गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, उन रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट को इसका रजिस्ट्रेशन करना है, पूरे प्रोसीजर, पूरा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराने होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फ़ी सबमिट करानी होगी, तभी इसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एनुअल अकाउंट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आपको सबमिट करानी होती हैं। नेक्स्ट इज़ डिले इन डिसीज़न। जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो डिसीज़न लिए जाते हैं मीटिंग्स में। शेयर होल्डर्स जो हैं वो वोटिंग करते हैं, तभी उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोई एक सिंगल डिसीजन भी लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बिहाफ पर वो नहीं ले पाते हैं, वो सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग कंडक्ट करते हैं और उस मीटिंग में वोटिंग होती है और वोटिंग के बिहाफ पर ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कि एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे डिसीजंस में डिले हो जाता है, क्योंकि हर एक बात के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बार बार शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब बहुत सारे इश्यूज कलेक्ट हो जाते हैं तभी एक बार मीटिंग बुलाई जाती है, जनरल मीटिंग, जीएम जिसे कहा जाता है। आपने न्यूज़पेपर्स में भी रीड किया होगा, एनुअल जनरल मीटिंग्स और जनरल मीटिंग्स, ठीक है। तो इस तरह की मीटिंग्स जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं और ऐसा जो है होल ईयर में 2 और 3 टाइम्स ही हो पाता है। मोस्टली जो सभी कंपनीज हैं जो मेन डिसीजंस उन्होंने लेने हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में ही लेती हैं, और अगर बीच में कभी ज़रूरत पड़े तो वो एक जनरल मीटिंग कंडक्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट इज ओलिग्राफिक मैनेजमेंट। From the legal point of view, the company organization is based on democratic system। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो भी डिसीजन लिए जाने हैं उसके लिए क्या होती है, वोटिंग होती है। यानी कि कंपनी में कौन सा सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट इट इज़ ओनली ए आई वॉश।
ये एक आंखों का धोखा है कि ऐसा रियल में कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं, वर्ल्ड के कोने कोने में फैले हुए हैं। बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जो हैं वो वर्ल्ड के कोने कोने में फैले हुए हैं। और बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी में किस चीज़ का प्रोडक्शन चल रहा है, कंपनी किन किन चीज़ों की ट्रेडिंग कर रही है। बहुत सारे शेयर होल्डर्स को ये सब बातें पता ही नहीं होती। उन्होंने बस अपना एक लिटिल बिट अमाउंट उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है और वो एट द एंड ऑफ द ईयर ये चेक कर लेते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न किया और उसका कितना शेयर डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। मैक्सिमम शेयर होल्डर्स का यही एटीट्यूड रहता है कंपनी के लिए। बहुत कम शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी में प्रॉपर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वोटिंग राइट्स का यूज़ करते हैं। और वो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जिन शेयर होल्डर्स के पास कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे देखो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब रिलायंस के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो किसके पास हैं, अंबानी फैमिली मेंबर्स के पास ही हैं। जनरल पब्लिक के पास बहुत कम शेयर्स हैं रिलायंस लिमिटेड के। हालांकि रिलायंस क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। बहुत लोगों के पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन उन शेयर्स का जो नंबर है वो क्या है, बहुत ही कम नंबर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है मिस्टर ए, उनके पास उस कंपनी के 10 शेयर्स हैं। एक पर्सन है मिस्टर बी, उनके पास उस कंपनी के 15 शेयर्स हैं। इस तरह से बहुत कम शेयर्स जो हैं जनरल पब्लिक के पास हैं। और बड़े अमाउंट के जो शेयर्स हैं वो किसके पास हैं, अंबानी फैमिलीज के पास है। तो अंबानी फैमिली के मेंबर्स ही सारा का सारा उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट देखते हैं। यानी कि जो भी डिसीजन लेना है वो कौन लेते हैं, अंबानी फैमिली मेंबर्स ही लेते हैं। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी डिसीजन करवाना है वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं। उस मीटिंग में कौन आता है, अंबानी फैमिली ही आती है और वही वोटिंग हो जाती है और वही वो डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाता है। बाकी लोगों को, बाकी शेयर होल्डर्स को कुछ भी पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स बहुत दूर हैं, उनका लिटिल बिट अमाउंट ही कंपनी में इन्वेस्ट होता है और वो उस लिटिल बिट अमाउंट के लिए बार बार जनरल मीटिंग्स में जाना जो है वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। लास्ट वन इज कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। हमारी कंपनी के अंदर दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं डिबेंचर होल्डर्स और एक होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर वर्ड आप सभी को पता है कि क्रेडिटर कौन होते हैं, जो कंपनी को पैसा उधार दे रहे हैं। ठीक है, अब क्रेडिटर्स क्या चाहेंगे कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की फॉर्म में कम डिस्ट्रीब्यूट करे। यानी कि प्रॉफिट्स का एक बड़ा पार्ट कंपनी अपने पास संभाल कर रखे ताकि क्रेडिटर्स को टाइमली रीपेमेंट हो सके। जो भी पैसा क्रेडिटर्स ने कंपनी को दिया है, सही टाइम आने पर जब उनका रीपेमेंट का टाइम आए तो कंपनी को जो है उन्हें वो रीपेमेंट दे सके। वो कब दे पाएगी, जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती रहेगी और टाइमली रीपेमेंट उन्हें तभी कर पाएगी। और जबकि शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि जितना प्रॉफिट अर्न हुआ है उस प्रॉफिट में से मैक्सिमम अमाउंट डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स में क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब डिविडेंड क्या है, पार्ट ऑफ शेयर, यानी कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसका छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर किसे दे दिए जाएं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं। अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट रहता है, झगड़ा रहता है कि डिबेंचर होल्डर्स क्या कहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट को सेविंग की फॉर्म में कंपनी में ही पड़ा रहने दो ताकि टाइमली क्रेडिटर्स का क्या हो सके, रीपेमेंट हो सके। शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसे दे दो, डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को बांट दो। क्यों? क्योंकि वो रियल ऑनर्स हैं, उन्हीं का ही तो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में क्या होता रहता है, कन्फ्लिक्ट होता रहता है। इसलिए जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कभी किसी के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं तो कभी किसी के फेवर में और कभी किसी के अगेंस्ट में डिसीजन लेते हैं। तो दीज आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी। Thanks and have a nice day.